दोस्तों, स्वागत है आपका यस एचआर मैटर्स पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देंगे, कैसे एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनाई जाए। तो ये वीडियो है एचआर मैनेजर्स के बारे में कि कैसे वो अपनी टीम बनाएंगे। तो अगर आपको लगता है ये टॉपिक आपके लिए है तो फिर शुरू करते हैं। इस प्रोसेस समझने के लिए उदाहरण लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से। जैसे आप सभी जानते हैं, फाइनेंस सेक्टर बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, जहां एक एवरेज टीम और एक डायनेमिक टीम या कहें आउटस्टैंडिंग टीम का फर्क पूरी मार्केट पोजीशनिंग चेंज कर सकता है। किसी एक बैंक को मार्केट में से हटा भी सकता है और किसी एक बैंक को मार्केट में स्टैब्लिश भी कर सकता है। चलिए आज हम बात करते हैं तो समझने के लिए एक मैनेजर का नाम लेते हैं। चलिए राजेश, जैसे कि मिस्टर राजेश हैं, वो XYZ बैंक में मैनेजर हैं जो मुंबई में लोकेटेड है। उनके पास 12 लोगों की टीम है। उनके टारगेट, उदाहरण लेते हैं उनके टारगेट का, उन्हें 2400 के आसपास कासा मतलब सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खोलने और 48 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट है। 4.2 आउट ऑफ 5 की कस्टमर रेटिंग अचीव करनी है और अट्रैक्शन 15% आसपास मेंटेन करके रखना है। देखा जाए तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये राजेश का करियर डिसाइड कर सकते हैं और उसकी लीडरशिप को डिफाइन करेंगे टॉप मैनेजमेंट के सामने। और आज हम दिखाने वाले हैं कैसे राजेश अपनी एक टीम को एक गोल अचीविंग या रेवेन्यू जनरेशन टीम में कन्वर्ट करेंगे 3 फेजेस में। चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे थे एक 3 स्टेज फ्रेमवर्क जिससे हम अपनी टीम को एक रेवेन्यू जनरेशन टीम में कन्वर्ट करें। हमारे राजेश जी जो एक मुंबई बेस्ड XYZ बैंक में सेल्स मैनेजर है। ओके, तो ये 3 स्टेप है कौन से? तो एक है पहला फाउंडेशन असेसमेंट। पता हमें करना चाहिए कि हमारी टीम है कहाँ पे। हमें ऑलरेडी राजेश जी की टीम ऑलरेडी असाइन हो चुकी है, तो उस टीम की क्या स्किल सेट्स है, उनका वर्क स्टाइल क्या है, उनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या है, ब्ला ब्ला अदर चीज। तो पहले फाउंडेशन चेक, फाउंडेशन असेसमेंट कि हम खड़े कहाँ पे हैं, क्योंकि जहां वो खड़ा होगा वहां से हमें पता चलेगा हमें आगे कहाँ जाना है। फिर है परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर। जब हमें पता चल गया आपकी हकीकत, रियलिटी चेक पता चल गया कि हम कहाँ खड़े हैं, स्किल सेट के गैप है, तो सेकंड स्टेप होगा परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर, जहां हम एक सिस्टम बनाएंगे कि किस तरह से हम अपनी स्किल सेट्स जो हमारे पास हैं या हम कहें टैलेंट हमारे पास जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे परफॉर्मेंस में। इस स्टेज का सबसे लास्ट पोर्शन आएगा परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन। तो पहले हमने पता कर लिया कि क्या हम कहाँ खड़े हैं, सेकंड में हमने एक सिस्टम बना लिया कैसे इंप्रूव करेंगे। अब आई परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन, जहाँ पे हमारी एक टीम जो बेसिक टीम थी एक गुड टीम बन चुकी है। अब उस गुड परफॉर्मेंस को किस तरह से हम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करें। जैसे बताया स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि राजेश की टीम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो एक मार्केट में पोजीशन दिला सकती है उसके एक बैंक को, और उसका रिजल्ट किसको मिलेगा? राजेश को परफॉर्मेंस अप्रेजल के फॉर्म में या इंक्रीमेंट के फॉर्म में। तो हमने शुरुआत की थी कि 3 स्टेप में टीम क्रिएशन का। तो स्टार्टिंग हमारी हमने जैसे बताया था फाउंडेशन असेसमेंट से करेंगे। तो सबसे पहले हम रियलिटी चेक करेंगे और पता करेंगे कि हम खड़े कहाँ पे हैं, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा कि हमारी फाउंडेशन क्या है हम पता नहीं कर सकते, हम प्लान नहीं कर पाएंगे मैं जाना कहाँ पे है। इसके लिए हम यूज करेंगे एक फ्रेमवर्क जिसे हम कहेंगे स्विफ्ट। S फॉर स्किल, W मीन्स वर्क स्टाइल, I इंडिविजुअल एस्पिरेशन, F फ्रिक्शन मीन्स कहाँ कहाँ पे रुकावटें हैं, एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज T टीम डायनेमिक्स। अब हम 1 बाय 1 इसको समझते हैं उदाहरण के साथ। फल हमारा है बस S स्किल, हमें अपने स्किल्स का ऑडिट करेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे। अगर 12 लोग हमारे पास जैसे थे, हम 12 को एक एक करके एनालिसिस करेंगे 3 फैक्टर्स पे। फर्स्ट इज टेक्निकल। टेक्निकल में क्या आएगा? जैसे प्रोडक्ट की नॉलेज हमें कितनी है हमारे टीम मेंबर्स को, कि जैसे हम सेविंग बेच रहे हैं, सेविंग अकाउंट, तो कितने तरह की सेविंग्स है, मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, किस सेविंग अकाउंट का बेनिफिट क्या मिलेगा कस्टमर को। तो ये अगर नॉलेज नहीं है तो देखना बहुत मुश्किल है। फिर है बैंकिंग रेगुलेशन। बैंकिंग के रेगुलेशन क्या है, कितना फाइन लगेगा, कितना बैलेंस होना चाहिए, अगर FD पहले मैच्योर करानी है तो क्या सिस्टम होगा। थर्ड आएगा
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे अगर नेट बैंकिंग यूज करना है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, मोबाइल बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी तरह के जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला हो गया टेक्निकल। अब सेकंड आएगा सेल्स। सेल्स मीन्स आ गया हमारा रियल बिजनेस रिजल्ट। क्या प्रोस्पेक्टिव्स है, क्या ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग है, और क्लोजिंग, किस तरह से सेल को क्लोज करना है। थर्ड आएगा सॉफ्ट स्किल। जो हमारे टीम मेंबर है उसकी सॉफ्ट स्किल क्या है, कम्युनिकेशन या टाइम मैनेजमेंट कैसे है, क्या वो सुबह आके अपना काम टाइम से शुरू करता है, सारे फॉर्म भरता है, स्ट्रक्चर्ड वे में काम करे, तो टाइम मैनेजमेंट उसका कैसा है। और सबसे लास्ट एम्पैथी, वो कस्टमर को समझता कितना है, क्योंकि अगर जब तक वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को नहीं समझेगा तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। उसकी असल रिक्वायरमेंट क्या है, ये ना रहो कि उसको बेचना क्या है, वो देखे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अगर हमारा वो टीम मेंबर कस्टमर की में एम्पैथी का गुण है तो समझ सकेगा कि क्या चाहिए। अगर वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसको फ्यूचर में और बिजनेस मिलेगा, बिजनेस लगातार आता रहेगा। ओके, चलो एक उदाहरण लेते हैं। प्रिया को जो प्रोडक्ट की नॉलेज है में 4 आउट ऑफ 5 मिले हैं, तो इसका मतलब प्रिया को नॉलेज है, बस थोड़ा ब्रशअप की जरूरत है। लेकिन क्लोजिंग, वो पिच तो अच्छा करती है लेकिन जब उसको बिजनेस क्लोज करना होता है तो फेल हो जाती है, तो उस समय उसको क्लोजिंग में मिलते हैं 2 आउट ऑफ 5। तो हमें समझ में आ गया कि स्किल गैप कहाँ पे है। स्किल गैप ये है, प्रिया की अगर बात करें तो स्किल गैप उसका आता है क्लोजिंग टेक्निक में। वो बिजनेस पिच तो अच्छा कर रही है, क्लोज नहीं कर पा रही है। तो अब हम जो ट्रेनिंग बनाएंगे कि प्रिया को किसी ट्रेनिंग चाहिए, तो फर्स्ट उसमें होगी क्लोजिंग टेक्निक। इस तरह हर एक इंडिविजुअल का एनालिसिस करेंगे और एक हम चार्ट बनाएंगे कि किस आउट ऑफ 12 किस इंडिविजुअल को कौन कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर दूसरा आया वर्क स्टाइल। सेकंड हमारा है वर्क स्टाइल एनालिसिस। समझते हैं कि टीम मेंबर को कौन सी चीज मोटिवेट करती है बिजनेस में बने रहने के लिए, नौकरी कहा जाए तो नौकरी करने के लिए। क्या वो टीम मेंबर, ये 4 पैरामीटर हैं। एक है अचीवमेंट ओरिएंटेड। क्या जो हमारा इंडिविजुअल है प्रिया जो है, क्या उसका बिजनेस करने या नौकरी करने में अचीवमेंट, कि उसको कोई टारगेट अचीव करना, उससे वो सेटिस्फाई हो जाती है, हाँ कि ये जो टारगेट अचीव है उससे वो मोटिवेट हो रही है। या रिलेशनशिप फोकस, या उसका टारगेट ये है, प्रिया का टारगेट ये है कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए। थर्ड, इट कैन बी ए सिक्योरिटी। अगर प्रिया को ये लगता है कि उसकी जॉब सिक्योर है, वो टारगेट अचीव करती है, उसका जॉब लगातार बनी रहेगी, प्रमोशन मिलता रहेगा, इंक्रीमेंट होगा। तो थर्ड, सिक्योरिटी। क्या उसका मकसद सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी। या आखिरी, फोर्थ, ग्रोथ। क्या प्रिया का उद्देश्य ये है कि वो उसे प्रमोशन मिले और वो अपने करियर में लगातार बढ़ती रहे। तो कुल मिला के ये 4 चीजें जो होती हैं वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। देयर अदर्स ऑल्सो, बट मेनली टाइम ये 4 है जो मोटिवेट करती हैं किसी एम्प्लॉय को नौकरी में बने रहने के लिए, लगाया परफॉर्म करने के लिए। तो ये दोनों पहले वाले जो है, जैसे मैंने कहा, एक स्किल ऑडिट, दूसरा वर्क स्टाइल एनालिसिस, हमें पहले 15 दिन के अंदर ये कर लेने चाहिए। उससे होगा क्या, एक तो हम ट्रेनिंग प्लान बना लेंगे क्योंकि हमें स्किल गैप पता चल जाएगा। दूसरा, हम पता कर लेंगे कि हमें किस तरह से हमें मोटिवेट करना है अपनी टीम को। इसके बाद हमारा थर्ड आया इंडिविजुअल एस्पिरेशन। इसे कैसे करेंगे, हम रोज मॉर्निंग में 45 से लेकर 1 घंटे की मीटिंग लेंगे, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। तो हमसे कुछ बैठ के 1 to 1 बैठ के सवाल पूछेंगे कि 2 साल के बाद वो अपने आप को कहाँ देखते हैं और उनको अपने काम में कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। दूसरा, हम उनसे ये पूछेंगे कि उन्हें हम एज ए मैनेजर राजेश से किस तरह का फीडबैक पसंद, क्या वो रिटर्न में फीडबैक दें या काम पूरा होने के बाद फीडबैक दें, या जब क्वार्टर एंड हो तब फीडबैक दें, या हर एक प्रोजेक्ट के बाद फीडबैक दें। तो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया स्किल, हो गया स्किल ऑडिट से पता चल गया किस तरह की ट्रेनिंग देनी है। वर्क स्टाइल एनालिसिस से पता चल गया कि किस तरह से मोटिवेट करना है
इंडिविजुअल एस्पिरेंट से समझ में हमें आ गया कि जो एम्प्लॉय है वो कौन सी चीज उसको ड्राइव करेगी करियर गोल अचीव करने में, किस तरह से हमें उसे फीडबैक देना है, वो किस तरह से हमसे चाहता है कि हम उसके बीच में कम्युनिकेशन बना के रखें। उसके बाद फोर्थ आता है फ्रिक्शन पॉइंट। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन, घर्षण। कोई जैसे कार चल रही है, फ्रिक्शन है, वो तो धीमे धीमे चलेगी, अटक के चलेगी, या हो सकता है रुक जाए। तो हम टीम के साथ डिस्कस करेंगे कि किस क्या जो फ्रिक्शन काम जो हमारा धीमा हो रहा है, रुक रहा है, कारण क्या है। क्या सिस्टम इश्यू है, या बहुत ज्यादा पेपर वर्क हो सकता है, प्रोसेस डिले है, जैसे उनके पास जो सिस्टम है ऑनलाइन वो बहुत धीमे धीमे चलता है, बहुत सारे अप्रूवल्स हैं, इसके बारे में पता चले करेंगे। ये हो सकता है ये भी फ्रिक्शन हो कस्टमर की तरफ से कि जो कस्टमर है वो बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव, या हमारी जो टेरिटरी है, जो एरिया दिया गया हुआ है, वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दूसरी टीम के साथ। तो हमें जब पता चल जाएगा फ्रिक्शन का पॉइंट क्या है, तो राजेश जो कुछ चीजें हमने टीम के साथ हैंडल करनी है उनको बात कर मोटिवेट करके या उनको गाइड करके कर सकेगा। जहां पे राजेश को जरूरत पड़ेगी अपने सीनियर से मिलने की बात करने की, अपने सीनियर से बात करेगा। जैसे मैंने बात की कि टेरिटरी डिस्प्यूट, वो सीनियर से बात करके उसको रिजॉल्व कर लेगा। सबसे आखिरी आ गया टीम डायनेमिक। तो हमें राजेश को मैप करना पड़ेगा कि कौन कौन से लोगों के जो एट्रीब्यूट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं, अब वो एक दूसरे के साथ काम कर। तो टीम डायनेमिक्स, अब बात आ गई टीम डायनेमिक्स। तो हम ये देखेंगे, राजेश को ये देखना है क्योंकि राजेश को ये पता चल चुका है कि लोगों के स्किल सेट क्या है, उनका वर्किंग स्टाइल कैसा है, उन्हें मोटिवेट कैसे करना है, उनको किस तरह का फीडबैक चाहिए और कहाँ कहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम है। तब राजेश डिस्कस कर सकता है कि कौन से दो लोग या दो या तीन लोग हैं वो एक ग्रुप में काम कर सकते हैं, कौन इनफॉर्मल लीडर बन सकता है। जैसे राजेश अपनी जगह नहीं है, राजेश ने काम दे दिया, उसमें अगर दो टीमों में बीच में डिस्कशन है तो कौन आदमी एज ए लीडर वर्क कर सकता है राजेश की एब्सेंस में, क्योंकि राजेश हमेशा तो अवेलेबल नहीं हो सकते। तो तीसरा और सबसे जरूरी चीज में क्या आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना कैसे। कई बार दो टीमें, एक टीम जो है बिजनेस लेकर आ रही है, दूसरी टीम जो होती है वो पेपर वर्क कर रही है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे रिजॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अब बना रहेगा तो टीम कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब इससे क्या होगा, एक क्लियर पिक्चर मिल गई कि अब डेवलप प्लान कैसा होना चाहिए, टीम केमिस्ट्री बन जाएगी और प्रोसेस अब इंप्रूवमेंट की तरफ सोचा जा सके। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, फाउंडेशन असेसमेंट में क्या करेंगे। सबसे पहले करेंगे स्किल का ऑडिट करेंगे कि कौन कौन से स्किल की जरूरत है, किस पे ट्रेनिंग दी जा सकती है। फिर IRW वर्क स्टाइल एनालिसिस किया जाएगा कि कौन सी चीजें जो है वो मोटिवेट करती है इंडिविजुअल को। थर्ड आएगा इंडिविजुअल एस्पायरेंट्स, वो 2 साल में को कहाँ सोचते हैं, कौन सी चीज उनको बिजनेस उनके प्रोसेस या उनके काम में उनको ज्यादा मोटिवेट करती है, उनको किस तरह का फीडबैक चाहिए। चौथा आ गया फ्रिक्शन, कौन सी चीजें उनको टारगेट अचीव करने में या रेगुलर काम करने में दिक्कत करती हैं, उसको फाइंड किया जाएगा। अगर टीम के साथ है तो राजेश टीम के साथ बैठ के डिस्कस करके रिजॉल्व करेंगे, या राजेश बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट से, अपने बॉसेस से उसको रिजॉल्व करेंगे। फिफ्थ और लास्ट आ गया सॉरी टीम डायनेमिक। जब राजेश को सबके एट्रीब्यूट्स पता है तो अब राजेश क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, जो टीम ग्रुप एक साथ काम करेंगे, उनमें एक इनफॉर्मल लीडर तैयार करेंगे और एक सिस्टम बनाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है अपना फर्स्ट स्टेज फाउंडेशन असेसमेंट। अब हम सेकंड अपने स्टेज पे आएंगे जिसे हम कहेंगे परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर। यहाँ पे हम वो सिस्टम डिजाइन करेंगे जिसको फॉलो करके हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो जैसे इसे कहेंगे गोल कैस्केडिंग मेथोडोलॉजी। राजेश की टीम को मिला हुआ था टारगेट 48 करोड़ का लोन रिम्बर्समेंट का। तो इसको हम करेंगे क्या, ये 48 का बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको हम छोटे छोटे टारगेट में सब में बांटेंगे। जैसे मंथली 4 करोड़ का लोन रिम्बर्समेंट होगा, इंडिविजुअली अगर इसको जब बांटेंगे तो इसको बांटेंगे 33 लाख पर पर्सन के ऊपर लोड आएगा। इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एग्जीक्यूटिव डेली 20 कॉल करेगा, 8 मीटिंग करेगा और 3 एप्लीकेशन सबमिट करेगा और 2 दिन में एटलीस्ट एक लोन डिस्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। अच्छा, अब परफॉर्मेंस जो हमारी होगी वो 3 लेयर में परफॉर्मेंस को अचीव करने की कोशिश की जाएगी। तो करेंगे क्या, अप्रेज कैसे करेंगे, पहले करेंगे डेली, वीकली और मंथली। डेली में हम मंथली 12 मिनट की मीटिंग ली जाएगी जिसमें डिस्कस करेंगे कि
कल की लास्ट यस्टरडे क्या क्या अचीवमेंट्स रही, आज की क्या प्रायोरिटी रही और कल की क्या क्या ऑब्स्टिकल्स रहे, सिस्टम को लेकर, कस्टमर को लेकर क्या क्या परेशानियां। लंच टाइम के बाद हर एक इंडिविजुअल राजेश को मेल करेगा अपडेट ने कितनी मीटिंग अटेंड की, कितने फॉर्म भरे, कितनी कॉल्स की, मिडिल अपडेट आफ्टर लंच। शाम को सभी लोग वापस मिलेंगे शिफ्ट क्लोज करने के पहले, उसमें सीआरएम अपडेट्स की जाएंगी और नेक्स्ट लेवल की क्या प्लानिंग है वो राजेश से शेयर की जाएगी, फिर राजेश उसमें अपने फीडबैक भी देंगे। अब इस परफॉर्मेंस को हम ऑप्टिमाइज करेंगे वीकली लेवल। वीकली में क्या करेंगे, मंडे प्लानिंग होगी पूरे सप्ताह के बाद, वेंसडे को सेम जिस तरह हम डेली लंच के बाद सारी अपडेट दे रहे थे राजेश, उसी तरह वेंसडे को असेसमेंट किया जाएगा और सारी डिटेल दी जाएगी मैनेजर को राजेश। उसमें कोई करेक्शन की जो संभावना होगी तो राजेश अपने इनपुट देंगे, उसको करेक्शन में किया जा सकेगा। फ्राइडे को रिव्यू किया जाएगा पूरा वीक कैसा गया और नए वीक का क्या क्या प्लान होगा। मंथली एनालिसिस किया जाएगा, जो लास्ट मंथ का डेटा है उसके बेसिस पे राजेश जो है वो एक डीप कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो रिक्वायर उनको डीप कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। इस मार्केट एनालिसिस के बारे में जो टीम है वो जो करंट मंथ है उसमें अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे और लास्ट मंथ जिन्होंने टारगेट अचीव किए उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और जो रिवॉर्ड्स है, जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड रिवॉर्ड्स है, टारगेट अचीव करने में वो रिवॉर्ड असाइन किए जाए। हाँ, एक और ये सब चीजें जो है ये कहीं डिस्प्ले भी होनी चाहिए, इससे फायदा क्या मिलता है, टीम मोटिवेट होती है। तो उसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा जिसमें एम्प्लॉय के नाम, टीम मेंबर के नाम लिखे जाएंगे, ग्रीन, येलो या रेड। उनके नाम ग्रीन से लिखे जाएंगे जिन्होंने टारगेट को 90% अचीव किया होगा, जिन्होंने टारगेट को 70 से 90% अचीव किया उनका नाम येलो से लिखा जाएगा और जिन्होंने टारगेट को 70% से लेस किया वो रेड जोन में, उनका नाम रेड से लिखा जाएगा। फायदा, अब राजेश को बोर्ड देख के समझ में आ जाएगा कि उसे किन लोगों के साथ ज्यादा मेहनत कर, कौन से लोग रेड जोन में हैं, कौन से लोग बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको किस तरह से और सपोर्ट करना है। तो इनको देख के क्या पता चल गया, एक तो टीम परफॉर्मेंस पता चल गई कि टॉप परफॉर्मेंस कौन कर रहा है। हाँ, इसमें चीज जो कभी कस्टमर जो होते हैं टीम के साथ ज्यादा खुश होते हैं वो अपनी स्टोरीज भी शेयर करते हैं, वो स्टोरी भी मेंशन करनी चाहिए कि जिससे जो लोग रेड जोन में हैं वो मोटिवेट और मार्केट जो अपॉर्चुनिटीज है वो शेयर करें, उसमें मेंशन करें कि कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एरिया है चावड़ी बाजार, वहां पे लोन के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि अभी वहां पे गवर्नमेंट ने कोई नया टेंडर इशू किया है जिससे लोग अपनी दुकान को ज्यादा देर को तक खोल सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पे जाके बिजनेस को जाके लोन वाले प्रोडक्ट को सेल किया जाए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया, परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर हमारा बन गया है। अब थर्ड आएगा कि परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट कैसे किया। पहले हो गया हमारा पहला लेवल जैसे हमने डिसाइड किया था फाउंडेशन असेसमेंट कर लिया गया, अब हमने सिस्टम बना लिया कि किस तरह से टारगेट अचीव करना है। थर्ड आएगा परफॉर्मेंस एक्सेलरेट, कि किस तरह से टीम की गुड परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट में बदला जाए, कि जिन लोगों के नाम ग्रीन या येलो में और रेड में, किस तरह से रेड वाले को येलो में या ग्रीन में लाया जाए और किस तरह से येलो वाले को ग्रीन में लाया। इसकी शुरू देखा जाए तो इससे 3 कल्चर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। पहली है मंडे था, क्या कहते हैं हमने हर मंडे में क्या कर रहे थे, एक लर्निंग सेशन चल रहा था, कस्टमर इनसाइट शेयर किए जा रहे थे, अपडेट किए जा रहे थे। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें अगर आपको हमने बात की थी कोलैबोरेट कॉम्पिटिटिवनेस की, तो 60% इंडिविजुअल और 40% टीम टारगेट अचीव होने चाहिए और रिकॉग्निशन सबके लिए होना चाहिए। जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसको भी, जिसने बैड परफॉर्म किया उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। ये रेड जोन में है, इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और कस्टमर सेशन की हमने बात की थी, कस्टमर की स्टोरीज को शेयर करनी चाहिए क्योंकि स्टोरीज कस्टमर की कैसे आती है, जब हमने कुछ सही चीज पिच की गई हो। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर कहता है उसकी सेविंग तो बहुत कम है लेकिन वो बहुत बड़े लोन की आपने डिमांड करता है, तो एग्जीक्यूटिव अगर उसको एथिकली सेल आउट करना चाहता है, एक तो गलत तरीका सेल करने का है, कस्टमर जितने का मांगा उसको कोशिश करके उतना लोन प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन सही तरीका क्या है, पता किया कस्टमर की कितने लोग लोन पे ऑफ करने की कैपेसिटी है, उसके आधार पर उसको समझाया गया कि सर इफ यू गोइंग फॉर द 20 lakhs यू कैन नॉट रीपे, आपका सिविल स्कोर खराब होगा, भविष्य में आपको लोन कब मिलेगा। तो एथिकल तरीका क्या है, उसको बताएंगे आप 5 लाख का लोन लो, ये आपका पे कर सकोगे, आपका सिविल स्कोर भी नहीं होगा और आपका टारगेट भी अचीव हो सकेगा। उसको वो टारगेट लोन हम सजेस्ट करेंगे जिससे उसके रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। और सबसे फिर आएगा एडवांस स्ट्रेटजी में आएगा कि सेल्स वेलोसिटी ऑप्टिमाइजेशन, क्या फॉर्मूला इसका होगा, लीड मल्टीप्लाई कन्वर्जन रेट मल्टीप्लाई डील साइज, कितना बड़ा डील साइज था, डिवाइड करेंगे इसको सेल्स साइकिल से। सेकंड क्या आएगा, स्पेशलिस्ट जनरल मॉडल माइनस बेसिक प्लस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। फिर आएगा टेक इंटीग्रेशन, सीआरएम, एआई, मोबाइल ऐप, रियल टाइम डैशबोर्ड। तो ये टेक इंटीग्रेशन हम लेकर आएंगे तो क्या फायदा मिलेगा इससे हमें पता चल जाएगा हम कहाँ
कि हमारी अभी तक की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर ये पता चल जाएगा तो उसको हम एक्सेलरेट कर सकेंगे परफॉर्मेंस को। अच्छा, अब ये हम सारी चीजें हमने करके देख ली, अब इसका बेनिफिट क्या मिला वो डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले क्या किया था, हमने पहले फाउंडेशन असेसमेंट किया था, फिर हमने एक सिस्टम बनाया था कि कैसे हम टारगेट को अचीव करेंगे। थर्ड, हमने अपने जो हमारा सिस्टम था उसको हमने इम्प्रूव किया था। बेनिफिट क्या हुआ, जो ये हमने 12 महीने चला तो राजेश को क्या फायदा हुआ, पहले 60% टारगेट अचीव होते थे, हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन चल रहा था 3.2 और 45 अट्रिशन रेट था। क्योंकि इसे स्ट्रक्चर नहीं था, इससे होता क्या था कि सिस्टम में जो नए लोग आते थे वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते थे और बहुत जल्दी नौकरी छोड़ के चले जाते। अब इस स्ट्रेटेजी का फायदा क्या हुआ, अब स्ट्रेटेजी का फायदा ये मिला कि लोगों को समझ में आ गया उन्हें क्या कर, उनमें कमी किस चीज की उनको ट्रेनिंग दी गई, टारगेट कैसे अचीव करना है उनको ये सिखा दिया गया। परफॉर्मेंस पे जहाँ पे जैसे मैंने बताया रेड से येलो में, येलो से ग्रीन आने का तरीका बताया गया कि किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, किस तरह आगे बढ़ना है वो देखें। अच्छा, जैसे शुभ बताया था कि क्या स्ट्रेटेजी की स्किल क्या है, वर्क स्टाइल क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्रिक्शन पॉइंट क्या है, टीम क्या है। इसका बेनिफिट हमें दिखने लगा 6 मंथ में। उससे क्या होगा, जो पहला हमारा स्टेप था, दूसरा हमारा था परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर, उससे बेनिफिट क्या हुआ, उसको हम अचीव कर पाए। जब साल पूरा हुआ, साल पूरा होने के बाद हमें क्या फायदा मिला, साल पूरा जब हमने तो 2 चीजें मिली ना, कल्चर शिफ्ट की बात हमने की थी, रिकॉग्निशन से। इससे फायदा क्या मिला, हमें ओवर अचीव किया, हमने 118% टारगेट अचीव किए, 4.3% सेटिस्फेक्शन में मिला और अट्रैक्शन रेट 8% रह गया। क्यों, क्योंकि सिस्टम में आने वाले हर ट्रेनिंग को, हर एग्जीक्यूटिव को पता था कि उसे कहाँ ट्रेनिंग लेके अपने को इम्प्रूव करना है, किस तरह इम्प्रूव करना है, किस तरह टारगेट अचीव करना है और किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। हमें क्या सीखा, हमने कोई भी शॉर्टकट नहीं, सिस्टमैटिक अप्रोच ही सक्सेस देता है। याद है राजेश के टारगेट, अब वो ना सिर्फ अचीवेबल है बल्कि एक्सीड भी करता है। कहाँ 100 की जगह 118% किया। और एक्शन प्लान क्या है, दिस वीक असेसमेंट मींस पहले 7 दिन में स्टार्टिंग डेली हर्डल एंड 101। मंथली क्या करेंगे, 3 लेयर सिस्टम। 3 लेयर सिस्टम याद है कि नहीं याद है, डेली एक्सीलेंस, वीकली ऑप्टिमाइजेशन और मंथली स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे, रिफाइन करेंगे और लीडर डेवलप करेंगे। क्योंकि राजेश जो है, क्योंकि कंपनी का एक मोटिव और क्या होता है, सक्सेसर प्लानिंग। कल राजेश मैनेजर से बनेंगे सीनियर मैनेजर, तो उनकी जगह उन्हीं की टीम में से कोई आदमी ऊपर आएगा जो बनेगा मैनेजर। ओके, ये तो बात हो गई स्टेप की। अब अगले महीने हम बात करेंगे एक डिफरेंट टाइप कि कैसे एक डिफिकल्ट टीम को मैनेज किया। टीम बनाने का मतलब ये नहीं है जैसे कि ये किसी कंपनी हम काम करते हैं ऐसा तो नहीं हम IIM हैं कि हमें टॉप क्रीम के बच्चे ही मिलेंगे। हमें किस तरह, हमें हर तरह का आदमी स्क्रैच से टीम बनाने का में क्या होगा, हमें हर तरह का बंदा मिलेगा। कुछ बहुत अच्छे मिलेंगे, कुछ एवरेज परफॉर्म करने वाले लोग मिलेंगे, कट दूसरा करते हैं। टीम बनाने का मतलब परफेक्ट लोग ढूंढना नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि राजेश को मार्केट के जितने भी अच्छे सेल्समैन हो या जितने भी अच्छे डेटा ऑपरेटर सब मिले, बल्कि एक परफेक्ट कंडीशन तैयार करनी है जिससे एक ऑर्डिनरी लोग भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सके। मैनेजर वही है जो सब कुछ मैनेज। तो मैं हूं आपका HR दोस्त और आप देख रहे हैं यस HR मैटर्स। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम बनाना शुरू करो। अगर आप चाहते हैं चेंज चाहते हैं या टॉपिक कुछ और डिटेल चाहते हैं, प्लीज कमेंट में मेंशन करिए। चलिए चलते हैं फिर, थैंक यू।